हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा प्रश्नावली 10.4 सदिश विश्लेषण से संबंधित प्रश्नावली, जिसमें आपको देखिए बताया जाएगा दो सदिशों का क्रॉस गुणा, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो वो इससे पहले देखिए मैंने आपको बताया था। चलिए आज इसके प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दो सदिश दिए हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू और वेक्टर b इक्वल टू, और हमें निकालना है कि सदिश a क्रॉस b का मापांक, सदिश a क्रॉस b का मापांक। या मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूं, देखिए आपको सबसे पहले a क्रॉस b निकालना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा सदिश है जो a और b दोनों के लंबवत हो? देखिए क्वेश्चन में नहीं लिखा ऐसा, मैं बोल रहा हूं अपनी तरफ से, ऐसा सदिश जो a तथा b दोनों के लंबवत हो वो होता है a क्रॉस b। ऐसा सदिश जो a के भी लंबवत है और b के भी लंबवत है वो होता है a क्रॉस b। यानी क्वेश्चन में अगर आपसे कहते हैं कि एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जो दोनों सदिशों के लंबवत हो, तो आपको यही काम करना है कि a क्रॉस b का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ये बात बताई थी। इसका मान हम निकालेंगे सारणी की सहायता से। आई जे के आपको पहली पंक्ति में लिखना है, दूसरी पंक्ति में पहले सदिश के गुणांक 1 - 7 7, और तीसरी पंक्ति में दूसरे सदिश के गुणांक यानी कि 3 - 2 और +2। अब अगर हम इसका प्रसार करें, जो कि आप लोग देखिए सीख चुके हैं सारणी वाला चैप्टर, पंक्ति के अनुदेश से प्रसार करते हैं। आई पहले लिया तो माइनस के 14 माइनस माइनस के 14 माइनस के 14 माइनस माइनस के 14 प्लस, सॉरी बीच वाले के साथ देखिए क्या आता है, माइनस का चिन्ह, 2 माइनस के 21, और तीसरे वाले के साथ प्लस के, तो माइनस के 2 माइनस माइनस के 21 यानी कि प्लस के 21। दोबारा देख सकते हैं, पहले आई लिया, इन दोनों को छोड़ा तो माइनस के 14 माइनस माइनस के 14 वो प्लस के 14 हो गया, माइनस का जे तो 2 माइनस 21 और प्लस का के तो माइनस के 2 माइनस माइनस 21 यानी प्लस के 21। इसे अगर हम सॉल्व करें तो 0i माइनस के 19 माइनस तो कितना हो गया, प्लस के 19 के, और प्लस के 19 के, 0i प्लस के 19 जे और प्लस के 19 के। ये ऐसा सदिश हुआ जो a और b दोनों के ही लंबवत है, यानी a के भी लंबवत है और b के भी लंबवत है। ये तो आपको देखिए पहला उत्तर हुआ। अब आपसे पूछा गया है, देखिए ऐसा सदिश, इसका मापांक आपसे देखिए निकलवाया है, तो मैं कहता हूं अगर हम इसका मापांक निकालें यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, तो मैग्नीट्यूड का मान आप लोग जानते हैं अंडरवुड वाले मेथड से, 0 का वर्ग यानी कि 0, 19 का वर्ग 361 और 19 का वर्ग 361, यानी वर्गमूल के अंदर 722 या 361 गुणा 2, तो ये मान आता है देखिए 19 वर्गमूल 2। ये इसकी देखिए परिमाण हुआ, यानी कि सदिश a क्रॉस b का परिमाण वो मैंने निकाल लिया 19 वर्गमूल 2 इकाई। अब देखिए अगर आपसे ये पूछा जाता ऐसा सदिश जो a और b दोनों के लंबवत हो और इकाई सदिश हो, मैं यहां पर देखिए ये बात लिखता हूं, a तथा b दोनों के लंबवत इकाई सदिश, a तथा b दोनों के लंबवत हो, ऐसा सदिश जो a के भी लंबवत हो b के भी लंबवत हो, लेकिन इकाई सदिश, a तथा b दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश अगर निकालना है,
इसका मतलब क्या है? देखिए मैंने आपको अभी बताया था a क्रॉस b ऐसा सदिश है जो दोनों के लंबवत होता है, लेकिन ये इकाई सदिश नहीं होता। इकाई सदिश निकालने के लिए इसे अगर हम इसके मापांक से भाग कर दें, यानी कि इस तरीके से, तो ये आपका इकाई सदिश हो गया। यानी 0i प्लस 19j प्लस 19k बटे 19 वर्गमूल 2। 0i प्लस 19j प्लस 19k अपॉन 19 अंडर रूट 2। 19 में की कॉमन आएगा ऊपर, क्या बचेगा? 0i प्लस j प्लस k बटे वर्गमूल 2। आप लोग खुद भी लिख सकते हैं वो चीज, ये मैंने आपको देखिए बता दिया। कभी भी आपको ऐसा सदिश निकालना है जो दोनों के लंबवत हो, इकाई सदिश हो, a क्रॉस b पहले निकालें बटे उसका मापांक, यह आपका इकाई सदिश हो गया। देखिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, सदिश a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां a बराबर और b बराबर। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 2 आपको दे रखा है, आपको एक पहला सदिश दिया है वेक्टर a इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k, यह आपका पहला सदिश है। और दूसरा सदिश यानी कि b इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 2k। लेकिन हमें क्या निकालना है? ऐसा सदिश जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के लंबवत हो। तो पहला काम तो हमारा यही है कि हम a प्लस बी सदिश निकाल लें, यानी इनको जोड़ के क्या आता है, चलिए जोड़ते हैं। 3i प्लस i यानी कि 4i, 2j प्लस 2j यानी कि 4j, और 2k माइनस 2k प्लस के 0k, और a माइनस b, चलिए ये भी चेक करते हैं। 3i माइनस i यानी कि 2i, 2j माइनस 2j यानी कि 0j, और 2k प्लस 2k यानी कि 4k। अब ये आपके देखिए नए सदिश हुए। चलिए इसे मैंने c सदिश मान लिया है। ये मान लीजिए वेक्टर c हुआ और ये हुआ वेक्टर t, ऐसा आप मान सकते हैं। इसे मैंने c से रिप्रेजेंट कर दिया, इसे कर दिया t से, यानी c सदिश वो ये हो गया और d सदिश वो ये है। अब हमें ऐसा सदिश निकालना है जो c और d दोनों के लंबवत हो और मात्रक सदिश हो। तो वो मैं देखिए आपको ही करना है होमवर्क में। पहले आप निकालेंगे देखिए c क्रॉस d, यानी इन दोनों का क्रॉस गुणा, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, बटे इसका मापांक। ऐसा सदिश जो इन दोनों के लंबवत हो, मात्रक सदिश, तो इनका क्रॉस गुणा बटे इसी का मापांक, यह आपका मात्रक सदिश हुआ। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके के थे, इसमें सिर्फ मापांक निकालना था। मैंने आपको बता दिया इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, यहां आपको निकालना है इकाई सदिश है, यह मैं आपको होमवर्क में देता हूं। चलिए अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, इसमें देखिए पहले मैं लैंग्वेज भी पढ़ता हूं। यदि एक मात्रक सदिश यानी कि इकाई सदिश, वो वेक्टर ए इन्होंने दिया है i के साथ π/3। i का मतलब देखिए होता है x अक्ष, x अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वो π/3 बनाता है। j के साथ π/4 यानी y अक्ष के साथ जो कोण बनाता है π/4, और k के साथ यानी कि z अक्ष के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से सदिश a के घटक भी ज्ञात कीजिए। ये बात देखिए मैंने आपको बताई थी, कोई भी सदिश x अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इक्वल टू π/3, क्योंकि x अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है 60 यानी कि π/3। y अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से, वो हो गया देखिए π/4। और z अक्ष के साथ जो कोण बनाता है यानी कि गामा, वो बनाता है देखिए थीटा, वो मैंने यहां लिख दिया है, यही थीटा हमें निकालना भी है। अब देखिए इन तीनों में मैंने आपको एक संबंध भी बताया था, वो एक दिक कौशियों के रूप में होता है। मैं यहां पे लिखता हूं, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कोई सदिश तीनों अक्षों के साथ जो जो कोण बनाता है उनमें यही संबंध होता है।
ये दिक्कोज्याएं होती हैं, इनके वर्गों का योगफल हमेशा 1 होता है। चलिए मान रखते हैं, अल्फा का मान देखिए हमें दिया गया है π/3, बीटा का मान π/4, गामा की जगह मैंने थीटा लिखा, इक्वल टू cos π/3 1/2, cos 60 1/2 का स्क्वायर 1/4, cos 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ा 3/4, ये गया माइनस में, यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। चलिए मैं आगे लिख देता हूं, इक्वल टू 1/4। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, यानी cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। मैं यहां अलग अलग लिखता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/2। अब देखिए बुक में जो बात लिखी है, थीटा एक न्यून कोण है, यानी कि 90 से छोटा, तो थीटा इज इक्वल टू यहां पे देखिए कितना आ गया 60 π/3। चलिए ये उत्तर तो बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो क्योंकि न्यून कोण ही है। अगर cos थीटा नेगेटिव है तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और द्वितीय चतुर्थांश में मान देखिए मैं लिख देता हूं क्या आएगा, cos का मान माइनस के 1/2 कब होता है, 180 माइनस 60 120, यानी कि 2π/3 पर। ये न्यून कोण नहीं है, हम इसे नहीं लेंगे क्योंकि देखिए बुक में जो लिखा है वो लिखा है केवल न्यून कोण के लिए। अगर बुक में कंडीशन नहीं दी होती तो हम ये भी लिखते। ये देखिए कोण भी आ गया, यानी ये सदिश z अक्ष के साथ π/3 कोण बनाता है। अब हमें देखना है इसके घटक क्या क्या हैं। पहले तो मैं आपको ये सिखाता हूं कि वेक्टर a, ये जो इकाई सदिश है, ये हम कैसे लिखेंगे। इकाई सदिश देखिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, i cos अल्फा प्लस j cos बीटा प्लस k cos गामा। क्योंकि मैंने आपको बताई थी ये बात, इकाई सदिश में जो i, j और k के गुणांक होते हैं वो दिक्कोज्याएं होती हैं, और दिक्कोज्याएं हम लोग यहां लिखते हैं, यानी कि i cos 60 का मान 1/2 तो 1/2i प्लस j cos 45 1/√2j प्लस k cos π/3, यानी कि cos 60 का मान 1/2। ये हो गया इकाई सदिश। अब आपसे कहते हैं इसके घटक क्या क्या हैं। तो अगर आपसे कहें अदिश घटक तो आप केवल संख्याएं लिखेंगे, 1/2 1/2 1/2। और अगर आपसे कहते हैं सदिश घटक तो x अक्ष के अनुदिश 1/2i, y अक्ष के अनुदिश 1/2j और z अक्ष के अनुदिश 1/2k। ये होगा सदिश घटक, यही हमें निकालना था। वेक्टर ए मैंने निकाल के दिखा दिया, इसके घटक आपसे पूछे गए हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। ये होगा देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हमें सिद्ध करके दिखाना है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए क्रॉस बी। चलिए देखेंगे, मैं आपको यहीं से स्टार्ट करता हूं ये क्वेश्चन। हमें इनका क्रॉस गुणा करना है, तो क्रॉस गुणा देखिए मैंने बताया था क्रॉस गुणा वितरण नियम का पालन करता है। तो पहले a का क्रॉस गुणा दोनों से करा, कितना आता है a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b। चलिए यहां लिखा मैंने। अब माइनस के b को गुणा दोनों से, तो माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। क्या आता है a क्रॉस a शून्य सदिश है। चलिए मैंने आपको मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, a क्रॉस a का मान यानी किसी सदिश का अपने आप से क्रॉस गुणा करें तो वो एक शून्य सदिश होता है। ये है देखिए प्लस के a क्रॉस b, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये माइनस के b क्रॉस a, माइनस के b क्रॉस a ये प्लस के a क्रॉस b के ही इक्वल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताई थी इन दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं, यानी b क्रॉस a और a क्रॉस b एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश होते हैं।
यानी माइनस की बी क्रॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस के ए क्रॉस बी, और माइनस बी क्रॉस बी यानी कि ये शून्य सदिश हो गया। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी दोनों को जोड़ते हैं तो 2 इंटू ए क्रॉस बी, यही हमें सिद्ध भी करना था। यानी कि a माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी को सिद्ध करें तो वो कितना आता है, 2 इंटू ए क्रॉस बी। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लैम्डा और म्यू क्या कीजिए, यदि दो सदिशों का क्रॉस गुणा वो एक शून्य सदिश है। देखिए दो सदिशों का क्रॉस गुणा एक शून्य सदिश है, तो एक मेथड तो देखिए यही है कि पहले मैं इसका क्रॉस गुणा करूं सारणी की सहायता से, फिर तुलना करेंगे वेक्टर जीरो को क्या लिखेंगे, 0i प्लस 0j प्लस 0k, लैम्डा का मान भी निकलेगा म्यू का मान भी निकलेगा, दोनों सदिशों का क्रॉस गुणा करें। दूसरा मेथड क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। मान लीजिए ये आपका पहला सदिश है यानी कि वेक्टर a, और ये आपका दूसरा सदिश है यानी कि वेक्टर b। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू 0 वेक्टर। दो वेक्टर्स का क्रॉस गुणा अगर एक शून्य सदिश होता है तो वो दोनों वेक्टर आपस में कैसे होते हैं, समांतर। दो सदिशों का क्रॉस गुणा अगर एक शून्य सदिश है तो वो वेक्टर्स आपस में कैसे होंगे, समांतर। यानी पहला वेक्टर समांतर है दूसरे वेक्टर के। ये मैं इसके नीचे लिखता हूं, यानी कि 2i प्लस 6j प्लस 27k, ये पहला वेक्टर। और दूसरा वेक्टर चलिए मैं इसके नीचे लिखता हूं, i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k, परस्पर समांतर हैं। आप देखिए पहले मेथड से भी कर सकते हैं, पहले इनका क्रॉस गुणा करें सारणी की सहायता से, वो इक्वल टू रख दे 0i प्लस 0j प्लस 0k। मैं आपको देखिए दूसरा ही मेथड बता रहा हूं, थोड़ा सिंपल भी आसान भी लगेगा। ये दोनों सदिश आपस में कैसे हैं, समांतर। और ये मैं आपको देखिए वेक्टर की शुरुआत में बता चुका हूं, जब दो वेक्टर्स आपस में समांतर होते हैं तब इनके जो क्रमागत घटक होते हैं वो समान अनुपात में होते हैं। इसका मतलब क्या है, x अक्ष के अनुदिश घटक उनका अनुपात यानी कि 2/1 बराबर y अक्ष के अनुदिश जो घटक हैं इनका अनुपात यानी कि 6/λ बराबर z अक्ष के अनुदिश जो घटक हैं इनका अनुपात यानी कि 27/μ। ये बहुत सिंपल मेथड है। अब इससे अगर हम मान निकालते हैं, देखिए पहले मैंने इन दोनों को इक्वल किया तो 2λ इज इक्वल टू 6, लैम्डा इज इक्वल टू 3, ये आपका पहला उत्तर हुआ। और दूसरे को और पहले और तीसरे को बराबर करें तो 2 म्यू इज इक्वल टू 27, म्यू इज इक्वल टू 27/2, ये आपका दूसरा मान आ गया। इसमें आपको कोई क्रॉस गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी सारणी वाला मेथड ये आपका सीधा ही आंसर आ गया। ये आप ध्यान में रखें, कभी भी दो सदिश परस्पर समांतर होते हैं तो उनका क्रॉस गुणा हमेशा शून्य सदिश होता है और उनके क्रमागत घटक वो समान अनुपात में होते हैं। अब देखिए जो छठा क्वेश्चन दिया है, यदि कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 और a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तो सदिश a और सदिश b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चलिए मैं पहले यहीं से शुरुआत करता हूं। a डॉट b का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, चलिए मैं इसके दो पार्ट करता हूं। ये पहला पार्ट है, या तो हो सकता है देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 0 हो, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b ये इज इक्वल टू 0 हो, या cos थीटा इज इक्वल टू 0। और cos थीटा इज इक्वल टू 0 इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 अंश यानी कि π/2। तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है पहले सदिश 0 वेक्टर हो, किसी सदिश का मापांक अगर 0 है तो ये 0 वेक्टर हो गया, लेकिन दोनों में से कोई भी एक अगर 0 वेक्टर हो जाएगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 आएगा ही। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है इनके बीच का कोण 90 हो, क्योंकि a डॉट b 0 तभी होता है जब दो सदिश आपस में कैसे होते हैं, लंबवत। अगर ये शून्य सदिश नहीं है तो ये तभी 0 आएगा जब ये आपस में कैसे होंगे, लंबवत। तीनों में से कोई भी हो सकती है कंडीशन। अब चलिए इधर से देखते हैं, a क्रॉस b 0 वेक्टर है
तो इसका परिमाण भी एक जीरो होगा, ये मैंने लिख दिया। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। यानी पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब यहां भी देखिए यही कंडीशन बनी, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो होगा या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो होगा या साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, और साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, जीरो पर, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो। यानी वही कंडीशन हो सकता है पहला वेक्टर जीरो वेक्टर हो तब तो जीरो आंसर आएगा ही, दूसरा वेक्टर जीरो वेक्टर हो तो भी जीरो वेक्टर आएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये तभी होता है देखिए पॉसिबल जो आप पढ़ भी रहे हैं ये आपस में समांतर हो, यानी थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये कंडीशन हो सकता है, मैं आगे लिख देता हूं, चलिए वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, या तो हो सकता है वेक्टर ए जीरो वेक्टर हो या वेक्टर बी ये एक जीरो वेक्टर हो। क्यों, देखो मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इनका मापांक जीरो है। किसी वेक्टर का मापांक अगर जीरो है तो वेक्टर खुद एक शून्य वेक्टर होगा। ये कंडीशन देखिए दोनों में कॉमन आ रही है, ये कंडीशन देखिए दोनों समीकरणों में कॉमन है, या तो वेक्टर ए जीरो वेक्टर होगा या वेक्टर बी जीरो वेक्टर होगा, यानी दोनों में से कम एक वेक्टर जरूर जीरो वेक्टर होगा। लेकिन दो कंडीशन ये एक साथ देखिए हो जाए अप्लाई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यानी दो सदिश एक ही समय पर लंबवत भी हो समांतर भी हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं यहां पर देखिए लाइन लिखता हूं, परंतु दो सदिश एक ही समय पर समांतर तथा लंबवत नहीं हो सकते। यानी ये कंडीशन गलत, ये नहीं हो सकती फॉलो, ये कंडीशन गलत। दोनों में अगर कोण समान आता तो ये भी फॉलो हो जाती। दो सदिश एक ही समय पर या तो लंबवत होंगे या समांतर होंगे। अब इस कंडीशन से तो लंबवत हो रहे हैं, इससे समांतर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन तो नहीं हो सकती। तो ए और बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वो यही निष्कर्ष हुआ, दोनों वेक्टरों में से कम एक वेक्टर शून्य वेक्टर है। कम से कम एक वेक्टर कैसा होगा, शून्य वेक्टर। ये था देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वेक्टर ए बी सी क्रमशः आपको दे रखे हैं। दर्शाइए कि ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये आप देखिए खुद इतना देखिए कर सकते हैं। पहले आप बायां पक्ष निकालें b प्लस सी का मान, फिर उसका क्रॉस गुणा दिखाएं, और दाएं पक्ष में पहले a क्रॉस b निकालें और फिर a क्रॉस c निकालें, फिर दोनों को जोड़ें। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में कैसे आएंगे, इक्वल। मैं देखिए आपको दोबारा बोल रहा हूं, आप होमवर्क में कर सकते हैं। जब आप बायां पक्ष निकालेंगे तो पहले निकालेंगे b प्लस सी, वो एक सदिश आएगा, उसका क्रॉस गुणा आप a के साथ करेंगे, या आपका बायां पक्ष कंप्लीट हो गया। क्रॉस गुणा कैसे करेंगे, सारणिक वाले मेथड से। दाएं पक्ष में पहले आप a क्रॉस b निकालेंगे सारणिक वाले मेथड से, फिर निकालेंगे a क्रॉस c सारणिक वाली मेथड से, दोनों को जोड़ देंगे। बायां पक्ष और दायां पक्ष कैसे आने चाहिए, इक्वल। ये वितरण नियम है, देखिए ये आपसे प्रूव करवा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, या बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब देखिए जो मैं आगे क्वेश्चंस बता रहा हूं, 8वां 9वां 10वां, चलिए यही क्वेश्चंस मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन्होंने देखिए इस तरीके से लिखा, यदि वेक्टर a इज इक्वल टू जीरो वेक्टर अथवा वेक्टर b इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, तब a क्रॉस b इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। बिल्कुल ठीक है। देखिए दोनों में से कोई भी एक वेक्टर अगर एक जीरो वेक्टर हो गया तो a क्रॉस b जीरो वेक्टर ही आएगा। लेकिन इन्होंने कहा है क्या विलोम इसका सत्य है, इसका मतलब a और b जीरो वेक्टर ना हो लेकिन a क्रॉस b जीरो वेक्टर आ रहा हो।
ए और बी जीरो वेक्टर ना हो, लेकिन ए क्रॉस बी जीरो आ जाए। वो हो सकता है देखिए कब होगा, ए क्रॉस बी जीरो तब होगा अगर ये आपस में समांतर हो। ऐसा देखिए डॉट गुणा में भी आया था, ए डॉट बी जीरो कब होता है, जब वो आपस में लंबवत होती हैं। यहां भी मुझे ऐसे उदाहरण लिखने हैं। चलिए मैं यहां लिखता हूं, पहले एक उदाहरण मैंने लिखा i प्लस जे प्लस के, ये पहला वेक्टर है। तो अब दूसरा वेक्टर मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, अगर इनका क्रॉस गुणा जीरो लाना है तो वो इसके समांतर हो। और समांतर की पहचान क्या है, जो भी आपको पहला सदिश दे रखा हो उसकी किसी अचर से गुणा करके लिखते हैं आप। 2 से गुणा कर सकती हैं, 3 से कर सकती हैं, -1 से कर सकती हैं, -2 से कर सकती हैं। चलिए मैं 2 से गुणा करके लिख देता हूं, यानी कि 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब देखिए वेक्टर ए जीरो वेक्टर नहीं है, वेक्टर बी जीरो वेक्टर नहीं है, लेकिन इनका जो क्रॉस गुणा होगा वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, वो जीरो वेक्टर आएगा। क्रॉस गुणा कैसे निकालते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था, सबसे पहला वाला क्वेश्चन i j k पहली पंक्ति में लिखे, दूसरी पंक्ति में गुणांक 1 1 और 1, और तीसरी पंक्ति में गुणांक 2 2 और 2। अब मैं अगर इसका देखिए प्रसार करता हूं तो i 2 - 2 0 i हो गया, माइनस के j 2 - 2 0 j हो गया, प्लस के k 2 - 2 0 k हो गया। 0i प्लस 0j प्लस 0k यानी कि जीरो वेक्टर। ए वेक्टर शून्य वेक्टर नहीं है, बी वेक्टर भी शून्य वेक्टर नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी शून्य वेक्टर है, यानी इसका जो विलोम है वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। ये बात मैंने देखिए हर बार बताई है, पिछली प्रश्नावली में भी कहा था, जब भी आपको शीर्षों के निर्देशांक दें पहले आपको उन्हें स्थिति सदिशों के रूप में लिखना है, यानी कि वेक्टर ओ ए i प्लस जे प्लस 2k, वेक्टर ओ बी 2i प्लस 3j प्लस 5k, और वेक्टर ओ सी i प्लस 5j प्लस 5k। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बात बताई थी, हमें त्रिभुज की देखिए 2 भुजाएं निकालनी है, और दोनों भुजाएं एक ही शीर्ष से स्टार्ट हों, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी। वेक्टर ए बी देखिए कैसे निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए इक्वल टू, चलिए मैं लिख दूंगा, और दूसरा वेक्टर ए सी ओ सी माइनस ओ ए। ए बी ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, 2i माइनस आई या तो i हो गया, 3j माइनस जे 2j हो गया, 5k माइनस 2k 3k हो गया, ओसी माइनस ओ ए, i माइनस आई 0i हो गया, 5j माइनस जे प्लस के 4j हो गया, 5k माइनस 2k प्लस के 3k हो गया। दोनों भुजाएं हमने निकालनी है, आपको केवल 2 भुजाएं निकालनी है जो एक ही शीर्ष से स्टार्ट हो। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके लिए हमें इनका क्रॉस गुणा निकालना है, यानी कि ए बी क्रॉस ए सी। जो दोनों भुजाएं देखिए हमने निकाली, इनका क्रॉस गुणा आई जे के, ए बी के गुणांक 1 2 3 और ए सी के गुणांक 0 4 3। चलिए देखते हैं क्रॉस गुणा क्या आएगा, इक्वल टू आई 6 माइनस के 12 माइनस के 6 माइनस के जे 3 माइनस 0 3 ही हो गया तो माइनस के 3j प्लस के k 4 माइनस 0 प्लस के 4k। ये देखिए क्षेत्रफल नहीं है, ये सिर्फ एक का क्रॉस गुणा है। अगर हमें निकालना है देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। यानी ये जो वेक्टर हमने निकाला, इसका मापांक उसका भी आधा 1/2। यही मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया भी था। अब देखिए इसका मापांक अगर हम निकालते हैं, चलिए ऐसे ही निकालते हैं, वर्गमूल के अंदर 36 + 9 45, 36 + 9 45
और 16 61, 1/2 वर्गमूल 61 वर्ग इकाई, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल है, ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए एक क्वेश्चन में इसी से मिलता जुलता आपको होमवर्क में भी दूंगा। एक आयत के शीर्षों जिनके स्थिति सदिश आपको दे रखे हैं, आयत के शीर्षों के स्थिति सदिश। लेकिन चलिए उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूं, क्योंकि उसी से मिलता जुलता है 12 भी। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश A और सदिश B द्वारा निर्धारित हैं। ये समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं यानी कि आसन्न भुजाएं हैं। आसन्न भुजाएं जैसे देखिए मैं आपको इस तरह से बता देता हूं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपकी पहली भुजा, ये आपकी दूसरी भुजा, यही है आसन्न भुजाएं। यही दोनों आपको दे रखी हैं। हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इनका क्रॉस गुणा A क्रॉस B। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। IJK 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1 क्या आता है देखिए, माइनस का 1 माइनस के 21 प्लस के 21 माइनस 1 20 माइनस के J 1 माइनस 6 माइनस के 5 तो प्लस के 5J प्लस के A माइनस के 7 प्लस के 2 माइनस के 7 प्लस के 2 माइनस के 5। ये आ गया देखिए, ये A क्रॉस B हुआ। लेकिन जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो होता है इसका मापांक, यानी आसन्न भुजाओं का जो क्रॉस गुणा है उससे निरूपित जो सदिश आएगा उसका मापांक। यहां 1/2 देखिए नहीं होगा क्योंकि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। मैंने आपको बताई भी थी बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ये बात। वर्गमूल के अंदर 425 450, चलिए मैं यहां लिख देता हूं वर्गमूल के अंदर 450। और 450 की देखिए अगर हम गुणनखंड भी करते हैं 25 गुणा 9 गुणा 2 यानी 5 गुणा 3 15 वर्गमूल 2 वर्ग इकाई। 225 गुणा 2 225 का 25 होता 15 होता है। ये हुआ देखिए। अब मैं आपको कौन सा क्वेश्चन समझा रहा था जो होमवर्क में देना है। क्वेश्चन नंबर 12, एक आयत के शीर्षों जिनके स्थिति सदिश। तो आप ध्यान रखें स्थिति सदिश यानी पहला वेक्टर OA है, दूसरा वेक्टर OB है, तीसरा वेक्टर OC है, चौथा वेक्टर OD है, उसका क्षेत्रफल। तो आयत तो खुद एक समांतर चतुर्भुज होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल भी आपको इसी तरीके से निकालना है। लेकिन अब आप कहेंगे इसमें शीर्षों के स्थिति सदिश दे रखे हैं तो पहले आपको ना भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, जैसे मैंने यहां निकाली। और कौन कौन सी निकालेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में। एक तो निकालेंगे वेक्टर AB और दूसरी कौन सी निकालेंगे वेक्टर AD, यानी OB माइनस OA और OD माइनस OA। जब आप ये दोनों निकाल लेंगे तब ये क्वेश्चन इस तरीके का हो गया, क्योंकि इसकी देखिए दोनों आसन्न भुजाएं आ जाएंगी। मैं इसी में समझाता हूं आपको। ABCD, AB निकालें आप, AD निकालें। जब ये दोनों निकाल लेंगे इनका क्रॉस गुणा उसका भी मापांक। ये हो गया देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए जो एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, दो सदिश A और B दोनों के मापांक आपको दे रखे हैं और A क्रॉस B एक मात्रक सदिश है, तो इनके बीच का कोण क्या होगा। ये भी चलिए बहुत सिंपल है, मैं आपको एक हिंट देता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की। अगर A क्रॉस B एक मात्रक सदिश है तो इसका मापांक इक्वल टू 1 होगा। अगर A क्रॉस B एक मात्रक सदिश है तो इसका जो मापांक होगा वो होगा इक्वल टू 1। अब इसका सूत्र क्या होता है यह आपको मैंने बता चुका हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि अगर A क्रॉस B एक मात्रक सदिश है इसका मापांक 1 होगा। इसमें भी देखिए आपको मान दे रखे हैं, पहले वेक्टर का 3 दे रखा है, दूसरे का वर्गमूल 2/3 साइन थीटा इक्वल टू 1। थीटा का मान कितना होगा ये आप खुद निकाल सकते हैं, मैं आपको देखिए अब नहीं दूंगा इसमें। ये देखिए आपकी प्रश्नावली कंप्लीट होती है।
क्रॉस गुणांक से संबंधित। अब देखिए जो इससे अगली प्रश्नावली होगी वो रिवीजन एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नावली, वो पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।